मेरा नाम रंजीत है। मैं एक पत्रकार हूं। मेरा काम केवल तथ्यों को उजागर करना नहीं, बल्कि उन कहानियों की तह तक जाना है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। आज मैं भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी सुनसान हिस्से में बैठा रघुनाथ जी का इंतजार कर रहा हूं। असल में मैं काशीपुर गांव के गुमशुदा लोग विषय पर एक लेख लिख रहा हूं, जिसके चलते यहां आया हूं। आज का दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रेन के देर से आने और उसके ऊपर अचानक बिगड़े मौसम ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश एक पागल हाथी की तरह गरज रही थी और हवाएं स्टेशन की टूटी हुई टीन की छत से किसी आत्मा की तरह सीटी बजा रही थी। रात के करीब 11:30 बज गए थे। स्टेशन पर पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुन पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और बाहर तूफान का कहर। मैं एक ठंडी लोहे की बेंच पर बैठा रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा था जब मेरा फोन घनघनाया। रंजीत जी, माफ करना, बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। स्टेशन तक आना संभव नहीं है। आपको अब सुबह तक वहीं स्टेशन पर ही रहना होगा। मेरी सलाह है, अंदर टिकट काउंटर के पास रुकिए, वहां थोड़ी रोशनी है। रघुनाथ जी ने घबराहट भरी आवाज में कहा। मैंने फोन काट दिया। रघुनाथ जी की सलाह अच्छी थी, पर मैं अजीब तरह से इस अंधेरे और सुनसान जगह की ओर खिंचा चला जा रहा था, जहां से पटरियों का छोर गुम हो जाता था। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मेरी नजरें स्टेशन के दूर अंधेरे कोने को घूर रही थी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर बर्फीले पानी की एक बूंद टपका दी हो। मैंने चौंक कर सामने देखा। पटरियों पर, जहां दूर जाकर पटरियां अंधेरे में विलीन हो जाती हैं, वहां एक साया धीरे धीरे चल रहा था। वह साया किसी लड़की जैसा लग रहा था। यह कोई लड़की नहीं हो सकती। 11 साढ़े बजे इस तूफानी रात में मैंने अपनी आंखें मली। वह साया लगभग पारदर्शी था, जैसे धुंध का कोई टुकड़ा। उसकी चाल बेहद धीमी और अजीब थी, जैसे वह चलते हुए भी तैर रही हो। जैसे ही उस साये ने मुड़कर मेरी ओर देखा, मैं अपनी जगह जम गया। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें नहीं थी, केवल 2 गहरी खाली जगहें थीं जो मेरी ओर घूर रही थी। और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो भयानक दुख और अंतहीन दर्द से भरी थी। तभी पास की एक टूटी हुई दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। घड़ी की सुई हिलते ही लड़की का साया तेजी से सिकुड़ने लगा। वह हवा में एक पल के लिए कांपा और फिर, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, वह अंधेरे में गायब हो गया। मेरी दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गईं। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला, पर वहां सिर्फ सूखी जंग लदी पटरियां थी। रघुनाथ जी ने कहा था कि काशीपुर गांव के गुमशुदा लोगों की कहानी स्टेशन से शुरू होती है। क्या मैंने अभी उन्हीं में से किसी एक को देखा? मैंने अपनी डायरी निकाली और पहला शब्द लिखा, भागलपुर स्टेशन। केवल पटरियां नहीं, यहां आत्माएं भी चलती हैं। लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि दूर जहां साया गायब हुआ था, वहां अब मिट्टी में भीगी एक पुरानी फ्रॉक का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे जो बारिश से धुल नहीं पाए थे। मुझे एहसास हुआ, यह रात यहां खत्म नहीं हुई है, यह बस शुरुआत है। मैं कांपते हाथों से डायरी बंद कर रहा था और मेरी नजरें अभी भी उस गीली मिट्टी से सनी फ्रॉक के टुकड़े पर टिकी थी, जब एक कर्कश सूखी खांसी ने स्टेशन के सन्नाटे को तोड़ दिया। मैं तेजी से पलटा। प्लेटफॉर्म के छोर से, जहां रेलवे का पुराना दफ्तर था, एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आ रहा था। उसके शरीर पर एक ढीला ढाला, तेल लगा हुआ रेलवे यूनिफॉर्म था और उसके चेहरे पर दशकों की थकान और अनकहा डर साफ झलक रहा था। वह अपने हाथों में एक पुरानी टिमटिमाती लालटेन पकड़े हुए था, जिसकी पीली रोशनी उसके झुर्रीदार चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। वह मेरे पास आकर रुक गया। उसकी आंखें छोटी और पीली थीं, जो मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे मैं नहीं, बल्कि वह साया हूं जिसे उसने अभी अभी देखा है। अकेले बैठे हो बाबू, तूफान रात भर नहीं थमेगा, उसने धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा। रंजीत, पत्रकार हूं, रघुनाथ जी ने। मैंने शुरू किया, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। यहां कोई पत्रकार नहीं आता, सिर्फ अजनबी आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मास्टर जी, क्या आपने अभी अभी पटरी पर किसी को देखा था? एक लड़की का साया? बूढ़े मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया।
वह तेजी से इधर उधर देखने लगा, जैसे अंधेरे में भी कोई हमें सुन रहा हो। उसने लालटेन जमीन पर रखी और मेरे कान के पास आकर अपनी आवाज को और दबाते हुए बोला, इस स्टेशन की घड़ी हर रात 12 बजे केवल तुम्हारे लिए नहीं बजती बाबू, वह उस आत्मा के लिए बजती है जो यहीं इन पटरियों पर भटकती है। वह आगे झुककर मेरे और करीब आ गया और उसकी सांसें ठंडी थीं। यह भागी दुल्हन है। नाम था सुहागिनी, काशीपुर गांव की थी। शादी की रात विदाई के बाद उसकी डोली को ले जा रही ट्रेन यहीं इस मोड़ पर पटरी से उतर गई थी। तूफान ऐसा ही था और घड़ी में ठीक 12 बजे थे। मास्टर ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ टूटने का इशारा किया। उसके शरीर के टुकड़े इतनी दूर तक बिखरे थे कि आज तक कभी पूरे नहीं मिले, और ट्रेन के साथ ही उसका सारा गहना भी चोरी हो गया। इसलिए उसकी आत्मा अब भी यहाँ आती है। गहना? मैंने फुसफुसाया। हाँ, वह अपने गहने और अपने दूल्हे को ढूंढती है, और जिसे भी वह 12 बजे के बाद पटरी पर देखती है उसे अपना दूल्हा समझकर अपने साथ ले जाती है। उसने कई यात्रियों को ले गई है बाबू। वे सब काशीपुर की गुमशुदा लोगों की लिस्ट में है। मास्टर ने मेरी आंखों में देखा। जाओ, टिकट काउंटर के पास जाओ, वो रोशनी में नहीं आती, नहीं तो अगली सुबह तुम्हारा नाम भी किसी गुमशुदा की लिस्ट में होगा। अचानक मास्टर ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ असहज रूप से मजबूत थी। और हाँ बाबू, उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसके डरावने चेहरे को और विकृत कर रही थी। यहाँ का आखिरी स्टेशन मास्टर भी इसी तरह रातों रात गायब हो गया था। शायद वह भी उसका दूल्हा बन गया। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हट गया और अपनी लालटेन की रोशनी को अंधेरे में विलीन करते हुए दफ्तर की ओर चला गया। मैं उस ठंडी बेंच पर अकेला बैठा था। मेरे दिल में डर के साथ साथ एक पत्रकार की उत्सुकता भी जाग उठी थी। सुहागिनी, गहना, गुमशुदा दूल्हा। मैंने फिर से उस पुरानी फ्रॉक के टुकड़े को देखा। क्या यह सुहागिनी की थी? तभी मेरी जेब में कुछ कठोर महसूस हुआ। यह रघुनाथ जी द्वारा बताए गए भूतिया टिकट का समय था।